प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज कुंडली के विश्लेषण के दूसरे हिस्से को लेकर के कल 5 मिनट तक खाली भाषणबाजी हो गई थी कार्यक्रम में। मैंने आज देखा विश्लेषण मिनट जो था वो 44 मिनट का था और 5 मिनट तक ऐसे ही बात, और ये भी वही हो रहा है। चलिए, यहाँ ये कल मैंने आप लोगों को इनकी जन्म कुंडली के लग्न की चर्चा करी थी। आज नौमांस की चर्चा करूंगा। सबसे पहले नौमांस है आपके वैवाहिक स्थिति और लग्न कुंडली में ग्रह की जो स्थिति है वो कैसी बन रही है, किस तरीके से उसका वो पोजीशन किस तरीके से मेंटेन करके रख रहा है प्लैनेट। मतलब अगर लग्न कुंडली में एक जगह अच्छा बना तो नौमांस में वो कितना कमजोर बन रहा है, वो किस भाव का अधिपति है, और उसको अब आप लग्न से जोड़ करके उसको कोरिलेट करके देखना होता है। जैसे आपको कोई चीज याद करनी हो तो उसको किसी भी एक दूसरे चीज से कनेक्ट कर दो, उसका कनेक्शन बना दो, तो वो भूलोगे नहीं। ठीक उसी तरीके से जो है स्थिति, इसमें यहाँ पे लग्न बन रहा है वृश्चिक का, और यहाँ भी लग्न वृश्चिक का। मतलब गौर करिए तो इन भावों को अगर इसको और धरातल पे लेके आऊं तो नौमांस की बात कितनी अच्छी हो जाएगी, वो कितना खुश हो जाएगा कि हे भगवान मुझे बदलना नहीं पड़ा। लग्नेश कितने अच्छे हो जाएंगे, ये कुंडली कितनी संवर जाएगी कि हे परमात्मा मुझे डिग्री के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ा। लग्न अगर जो यहां लिखा हो और नवांश कुंडली में भी यहां जो अंक लिखा हो दोनों ही सेम हो तो इसे वर्गोत्तम नवांश कहा जाता है। और इस कुंडली की गारंटी तो दी जा सकती है, 100% गारंटी दी जा सकती है कि हां निसंदेह व्यक्ति जो चाहता है उसे वो पूरा कर सकता है, जो भी चाहे। अब कोई आवश्यक नहीं है कि अगर मैंने कल ये बात कही थी कि व्यक्ति सरकारी नौकरी का काम करेगा तो ही सफल होगा, तो ऐसी भी बात नहीं है। अगर व्यक्ति अपने हिसाब से भी कोई काम करना चाहे तो वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियों में यह बात होती है कि वो व्यक्ति को बूस्टअप कर सकती है। जितने भी व्यवसायिक गण हैं, अगर वो कुंडली देख रहे हों, अगर वो कुंडली का अध्ययन करना और कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कुंडली को यहीं से एक भाव दे दो कि नहीं, आपके पास उतनी आपकी कुंडली के पास कुवत है कि आपको वो बिछा करके उठा देगी, उठा करके बिछा देगी। ये स्थिति वर्गोत्तम लग्न वालों की होती है, ये बात मैंने देखी है, और ये ग्रंथ भी इस बात को बड़ी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात है, यहां पे शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, और यहां पे राहु जो है वो यहां बैठे हैं चतुर्थ स्थान में। अब जरा गौर करिए तो शुक्र राहु के साथ बैठे और राहु यहां बहुत अच्छे परिणाम देते देखे जा रहे थे, क्योंकि वो राशि उनके मित्र की ही थी। यहां वो द्वितीय भाव में बैठे हैं। पत्नी थोड़ी खर्चीली लेकिन सुंदर मुखड़े वाली और प्रेम करने वाली आती हैं। वो कई बार बहुत ज्यादा कामुक होती हैं, जो संबंध खराब नहीं होता, पर हां यहां पे चूंकि ये भाव, इस भाव का अधिपति अस्त था और कमजोर था, इस वजह से और संबंधों के बहुत अच्छे तरीके से निभाने के लिए बुध और चंद्रमा का होना बड़ा आवश्यक होता है। मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जहां पे आपको प्लेलिस्ट में वो कार्यक्रम मिल भी जाएगा कि वैवाहिक स्थिति के लिए बुध की भूमिका क्या है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर दांपत्य कमजोर हो रहा हो तो उसमें बुध की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बुध दांपत्य को रेगुलर करते हैं, बुध दांपत्य को बिल्कुल आगे बढ़ाने का काम, वो सहयोगी सिद्ध हो जाते हैं। गुरु और शुक्र तो होते ही हैं, लेकिन बुध भी बड़े निर्णायक होते हैं। गौर करिएगा, इनकी कुंडली में बुध गुरु के साथ ही बैठा है, लेकिन अष्टमेश होकर के बैठा है। और इनकी कुंडली में सप्तम भाव खराब हो रहा था। क्यों खराब? क्योंकि द्वितीय के अधिपति होकर के सप्तम में बैठ करके अष्टमेश के साथ युति कर रहे थे, और यह कमजोरी का भाव हो जाता है। यहां पे जरा इस बात की चर्चा करते हैं तो यहां का अधिपति यहां भी राहु के साथ है, पर अच्छी बात है कि वो राहु जो है वो शुक्र के साथ फ्लरिश करता है, आगे बढ़ता है, मेंटेन करता है। हां, पर यहां पे वो चूंकि सप्तम भाव का अधिपति अगर राहु के साथ जा रहा है तो अलग बात है कि वो शुक्र है, अगर दूसरा ग्रह भी राहु के साथ जा रहा हो तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की स्थिति होती है।
और गुरु को ढूंढिए तो गुरु कहां है इनकी कुंडली में, तो गुरु जो है वो अष्टम में बैठ गए। ये ठीक नहीं हुआ। यहां पे वो सप्तम में बैठे थे शुक्र की राशि में अष्टमेश के साथ, यहां वो अष्टम में बैठ रहे हैं। यहां पे उनकी दृष्टि का लाभ किसको मिला, यहां चंद्रमा को, सूर्य को और शनि को। चंद्रमा कौन है, जन्म कुंडली का भाग्येश, तो व्यक्ति को भाग्य का सुख मिल रहा है। लेकिन वो चूंकि अष्टम में होकर के देख रहे हैं, धन भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठ रहे हैं, तो धन की स्थिति तो कभी भी कमजोर नहीं होनी चाहिए दांपत्य में बंधने के बाद। लेकिन हां, यहां पे व्यक्ति के जीवन में जो सकारात्मक माहौल बनता है वो गला उसका घोंटा जा रहा है, क्योंकि गुरु का प्रभाव राहु से प्रभावित है दोनों जगह। यहां भी गुरु राहु से केंद्र में, और इस पे तो गुरु की दृष्टि ही पड़ रही है, ये बात। और वो गुरु पांचवी दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, पांचवी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, जो कि दशम स्थान का अधिपति। व्यक्ति का कैरियर अगर दांपत्य से जोड़ करके देखते हैं तो वहां पे भी कैरियर भाव के अधिपति को, या पत्नी कार्मिक हो, पत्नी शुद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रोफेशनल मिल जाती हैं। कई बार व्यक्ति की पत्नी या व्यक्ति का पति पत्नी का संबंध जो होता है वो प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा पार कर जाता है। सामाजिक क्षेत्र और सामाजिकता का लाभ व्यक्ति को मिल जाता है। उच्च का शनि सुख भाव में बैठा हो, जो कि वृश्चिक लग्न के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं, वो 12वें भाव में विष घोलने का काम कर रहे हैं। अब गौर करिए, तो अगर इस कुंडली में अगर मैं ये देखूं कि दांपत्य कैसा है, तो यहां तो आप ये भरोसा रख चुके हो कि दांपत्य कमजोर है। यहां भी वही बात, सैया सुख का भाव ये है, यहां विष लगा हुआ है। और सूर्य और शनि अमावस्या, सूर्य और शनि का एक साथ बैठना कमजोर, शनि चंद्रमा का एक साथ बैठना कमजोर, और सूर्य और चंद्रमा का एक साथ बैठना, तीनों ही वहां पे ऊपर नीचे या कमजोर करने की स्थिति में, क्योंकि वहां पे विष घोलेंगे। और भाग्य का अधिपति अष्टम में जाए तो दांपत्य में तकिया भाव जो होता है, ये नवा भाव, इस भाव की स्थिति कमजोर हो रही है, क्योंकि इसी भाव को विष लगा है। इसी भाव के अधिपति किससे देखे जा रहे हैं, इस भाव का अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति, और जन्म कुंडली के पंचमेश अष्टम में गए, तो ये ठीक हुआ नहीं ना। और यहां से बैठ करके जो ग्रह देखेगा तो कमजोर करेगा। इस वजह से यहां पे ये भाव जो है नवम भाव, ये प्रभावित हुआ। दशम भाव व्यक्ति के करियर को तो कहीं से नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, शनि के बैठने के कारण व्यक्ति का सैया सुख कमजोर, और व्यक्ति कभी भी पत्नी से बात करना चाहे तो उसकी पत्नी 100 कोस दूर भागेगी। आप बुलाओगे कि आ जाओ थोड़ा निहार लूं, आ जाओ थोड़ा प्रेम कर लूं, लेकिन वो तो मानेगी नहीं, वो भागेगी। ये स्थिति होती है। अब एक बात यहीं रोक करके बताता हूं, बताता। शकुंतला से जब राजा दुष्यंत को प्रेम हुआ था ना, शकुंतला से जब राजा दुष्यंत को प्रेम हुआ था, तो वो भूल गए थे सब कुछ कि प्रेम के अलावा कुछ होता भी है, और वो भूल गए थे सब कुछ कि ये जो शकुंतला है वो मात्र 16 वर्ष की है, जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुई है, और गर्भ में बच्चा भी पल रहा है। वो प्रेम इतना शिखर पे था। और जरा विचार करके देखो कि वो इतनी कोमल काया की शकुंतला इतनी मोटे वस्त्रों को अपने ऊपर लपेटती थी ऋषि के आश्रम में, कि क्या कहना, आजकल तो बड़ा मुश्किल है। और इतने प्रेम में भरे थे राजा दुष्यंत, फिर भी ऋषि के श्राप से उन्हें विलग होना पड़ा था, क्योंकि वो इतने घुल गए थे शकुंतला के प्रेम में कि वो भूल गए थे कि प्रेम में और प्रेम की डायरी में एक पन्ना बी लगाव का भी होता है। इसी काम को राजा दुर्वासा के सांप ने बीज बोया था। जा तुझे भूल जाएगा, भूल गए थे, जा तुझे भूल जाएगा, तो राजा दुष्यंत भूल गए थे। इस तरीके का प्रेम जो बड़ा मुश्किल है आजकल मिलना, जहां लोग 10 दिन तक खूब प्रेम करते हैं, खूब मतलब, पर 11वें दिन ना तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है किसी के पास, और ना किसी को गुड नाइट का मैसेज आता है। यही है। तो क्या आपने भी कभी किसी को ऐसे प्रेम किया है जो जीवन पर्यंत हो और कभी छूटे ना? चाहे वो माता पिता की बात हो, वो तो रहता ही है, पर बच्चे ही भूल जाते हैं। उधर नहीं भटकाऊंगा, यहां आ जाइए। ये गुरु की बात थी।
अब गुरु की दृष्टि को ढूंढना होता है कि नवमांश कुंडली में वो कहां बैठ करके कहां कहां देख रहे हैं। कहीं गलती से भी अगर उनकी दृष्टि चौथे भाव पे पड़ जाए तो फिर ठीक हो जाती है बात। तो गौर करिए, गुरु यहां पे धन भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति होकर के अष्टम। अब भगवान सब कुछ तो एक साथ नहीं छीनेगा ना, सब कुछ तो छीनेगा नहीं, तो गुरु की पांचवीं के बाद सातवीं के बाद नवीं दृष्टि यहां पड़ जाती है, जो इनके शनि की राशि है, जहां का अधिपति उच्च का है। और गौर करिए तो जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का अधिपति शनि नवम भाव के अधिपति के साथ यहां बैठा है। तो चतुर्थ, दशम और नवम, इन तीनों ग्रहों का एक साथ 12वें में जाना कहीं ना कहीं सुख से भी लगाव करता है, भाग्य के अवरोध को पैदा करने का कारण बनता है, दांपत्य में विष घोलने का कारण बनता है। लेकिन वो अगर रिपेयर करना हो तो किया जा सकता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहां भी और यहां भी। यही गुरु इसको भी लगाव और दूर की स्थिति में ये दुर्वासा का काम कर रहे हैं। ये प्रेम क्यों है? क्योंकि गौर करिए, यहां का अधिपति ये सैया सुख का भाव है, उच्च का होकर के बैठा है, ये कोई ऐरा गैरा भाव नहीं है। अगर जिस किसी भी जातक के जीवन में संबंधों का भाव, जहां पति और पत्नी एकांतवास करते हैं, यहां अगर कमजोर हो ये भाव, तो समझ लेना कि उनका जो दांपत्य है वो सही से फ्लरिश नहीं कर रहा है, कमजोर हो रहा है। क्योंकि यहां पे दोनों एक साथ अकेले होते हैं, यहां तकिया पे होते हैं, एक ही तकिए पे दोनों का शर होता है, विचार विमर्श होता है यहां। लेकिन ये उसी चीज की पूरी करने की स्थिति यहां होती है। पर यह भाव अगर कमजोर बन रहा हो तो निसंदेह दांपत्य में कई बार कमजोरी मिल जाती है। मोक्ष यहां है ना, ये जो भाव है सप्तम भाव, ये गृहस्थ का भाव है। यहां से आप धीरे धीरे आगे बढ़ करके यहां मोक्ष को प्राप्त कर जाते हो। तो यहां पे आकर के खट्टा हो जाता है मन, इसलिए यहां से कई बार संबंध टूट जाते हैं। तो गुरु की दृष्टि यहां पे है तो सुख मिल जाएगा अगर व्यक्ति दोबारा प्रयास करे तो। इन्होंने सवाल पूछा है, दूध का कारोबार कर सकता हूं कि नहीं। दूध का कारोबार आपकी कुंडली के लिए अगर देखता हूं तो यहां चंद्रमा के साथ सूर्य की स्थिति बन रही है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूं तो चतुर्थ स्थान के अधिपति शनि जन्म कुंडली में जो है वो चंद्रमा से नवम पंचम के संबंध में, और दशम स्थान के अधिपति शनि से नवम पंचम के संबंध में। और दशमांश कुंडली में अगर सूर्य की बात करता हूं तो वो दशम स्थान का ही अधिपति बन के जाकर के चंद्रमा के साथ है। आप चाहो तो कर सकते हो, खुद का कोई भी काम कर सकते हो, कुछ भी कर लो। चंद्रमा अगर दशमांश कुंडली में भी नीच का बनेगा, नीच का है, और अगर सूर्य उसके साथ बैठा है तो फिर भी व्यक्ति अगर खाने पीने की सामग्री की दुकान, फल फूल सब्जी, दूध अनाज वगैरह का कारोबार भी करना चाहे तो कर सकता है। ऐसी स्थिति कमजोर नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति और अगर मैं देख रहा हूं तो खराब नहीं ही कहूंगा, वो ठीक है। क्योंकि कुंडली में हर जगह वो लग्न वृश्चिक का, नवमांश वृश्चिक का, दशमांश वृश्चिक का डिग्री बड़ी बढ़िया है। इस वजह से सब जगह एक ही लग्न का निर्माण हो रहा है और ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी और सुसज्जित कही जाती है। ये बात है। व्यक्ति का संपूर्ण संबंध कैसा है, व्यक्ति कम बोलता है और स्थिति न्यायिक तौर पे बात करता है, बहुत ज्यादा उलुल जुलुल नहीं बोलता है, ये बात बनती है। गुरु मृगशिरा नक्षत्र के बैठे हैं, ये अच्छी बात है। चंद्रमा विशाखा के बैठे हैं, ये बढ़िया है। सूर्य स्वाति नक्षत्र के बैठे हैं, जो थोड़ी सी कमजोरी की स्थिति को प्राप्त कर रहा है। शनि चित्रा के बैठे हैं, जो व्यक्ति के कमजोर होने का प्रभाव और प्रमाण देता है। मंगल लग्न के अधिपति हैं और उच्च के होकर के त्रिक भाव में बैठे हैं, व्यक्ति के जीवट होने का प्रभाव और व्यक्ति के पत्नी को उग्र, व्यग्र, चिंतित और कई बार कमजोर बुद्धि वाली या अपने हिसाब से काम करने वाली, समझने न वाली, समझदारी का भाव न रखने वाली। लेकिन अगर प्रयास करेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी बात समझ जाए, क्योंकि गुरु की दृष्टि है चंद्रमा पे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे है, गुरु की दृष्टि यहां भी है, गुरु की दृष्टि यहां भी है। गुरु और शुक्र, कई बार पत्नी जो है अपने आप को इतना ज्यादा बुद्धिमान समझ ले क्योंकि किसी बात का वो सिरे से खारिज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, ये स्थिति भी बनती है। क्योंकि गुरु अष्टम में बैठ करके देख रहे हैं तो वो अभिमानी और जड़ बुद्धि का भी बना देंगे, पेट का रोगी। और कई बार व्यक्ति जो है वो अपने पत्नी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान भी रह जाता है, क्योंकि नौमांश में केंद्र बिल्कुल खाली है। इस वजह से ही व्यक्ति को दांपत्य में कमजोरी मिलती है। अगर नौमांश खाली हो जिस जातक या जातिका का, उससे सावधान होकर के विवाह करना चाहिए, वैसे विवाह टूट से जाते हैं कई बार और मुश्किलें बनी रहती हैं, किसी न किसी तरीके से व्यक्ति का संबंध कमजोर होता है। तो ये आपकी कुंडली का नवांश है। आप शेयर बाजार, सट्टेबाजी अगर का काम करना चाहते हो, इसका अधिपति गुरु के साथ बैठा है
पंचम इसके साथ बैठा है, ये अचानक से प्राप्त होने के धन का भाव है। यहां पे ये भाव, इस भाव का अधिपति अष्टम में बैठा है, धन को देख रहा है, 100% कर सकते हैं। यहां भी पंचम और एकादशवें के अधिपति एक साथ बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शनि का प्रभाव जो है वो जन्म कुंडली में राहु के साथ युति का बन रहा है, यहां पे दोनों का प्रभाव है इस वजह से। और जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति उच्च की हो रही है, चंद्रमा अमावस्या में है, तो किसी तीसरे व्यक्ति से जरूर ही सलाह ले लेना चाहिए, तब जाकर के इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बात बनती है। आपकी कुंडली में जब कभी भी किसी को पैसे देना हो तो यह बात देख लेना कि वो किस नक्षत्र में जन्मा है, आप किस नक्षत्र में जन्मे हो। जब कभी कोई पार्टनर के साथ व्यवहार करना हो तो उसकी कुंडली जरूर मिला लेनी चाहिए। जब कभी किसी के साथ पार्टनर बनने जा रहे हो, जब किसी व्यक्ति को अपने यहां काम रख कर पर रखने जा रहे हो, तो जरूर ही उसके नक्षत्रों का ज्ञान कर लीजिए कि वो किस नक्षत्र का जन्मा है, वो किस गण का है, किस वर्ण का है। ये बातें आपको बहुत ज्यादा आवश्यक होंगी, क्योंकि यहां पे ये भाव थोड़ा कमजोर हो। यहां पे सिर्फ गुरु और बुध के बैठने का प्रभाव ऐसा नहीं है, इसको हमें ठीक करना होगा। और जब कभी किसी को पैसे दें, कर्ज को दें, कर्ज देने की स्थिति बने, हालांकि आप नहीं देंगे तो ही बढ़िया बात रहेगी, क्योंकि यहां पे अमावस्या दोष लगा है, आपके पास इतना बल नहीं होगा कि आप उसे छीन करके ले जा सको या उसके विरुद्ध में कोई कदम उठा सको। हालांकि आप हारोगे नहीं कभी, सूर्य यहां उच्च के हैं, पर अमावस्या दोष भी यहीं लग रहा है, इस वजह से यह बात करता हूं। यह आपकी कुंडली है। कुंडली में अगर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात अगर कहूं तो सबसे अच्छी बात तो एक ही है, लग्न भी वृश्चिक का, नवमांश भी वृश्चिक का। इनकी कुंडली में होरा चार्ट अगर देख लेता हूं, भूल गया था, होरा कुंडली के आधार पर और दशाओं के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से ग्रह की दशाएं कैसी जाएंगी, इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य चंद्रमा की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर वो ग्रह दशा जो है, जब कभी भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर कभी भी आए, वो दशा थोड़ी अनुकूल रहेगी। और चूंकि वो दोनों महत्वपूर्ण प्लैनेट होते हैं पर वो रोग में बैठे हैं, इसका विश्लेषण मैंने कर रखा है, तो जैसी भी स्थिति होगी वो सामान्यतया बेहतर ही परिणाम देंगे। ये बात मंगल और राहु और केतु, इनकी दशाएं व्यक्ति को अनुभव प्राप्त कराने वाली, जीवन में कुछ नया सिखाने के लिए आएंगी। मंगल और राहु केतु की दशाएं व्यक्ति के जीवन को कई बार सुख समृद्धि देने वाली, धन प्राप्त करने के लिए, माता को रोग से मुक्त करने के लिए, आलस्य का भाव खत्म करने के लिए, चल अचल संपत्ति का निर्माण करने के लिए और कुछ नया चीज सीखने वाला और सिखाने वाली ये चीजें साबित होंगी। सूर्य चंद्रमा मंगल की बात करी, बुध और शनि, इनकी दशाएं व्यक्ति के जीवन में वही रहेंगी जो थोड़े बहुत सूर्य के तरह ही, हालांकि शनि की दशा इनकी कुंडली के लिए ठीक नहीं है, ये मैंने कल ही बात कर रखी है। बुध की दशा भी आपकी कुंडली के लिए सामान्यतया देखिए तो वो भाग्य लाभ का अधिपति है, सप्तम में अष्टम में होकर के बैठा है, इस वजह से वो उस दशा में व्यक्ति को कई बार लाभ की स्थिति भी प्राप्त कराएगा, कई बार धन भी देता है, वाणी का प्रभाव कभी बढ़ जाता है, गुरुवत हो जाता है, तो बुध की दशा ठीक रहेगी, शनि की दशा थोड़ी कमजोर रहेगी। बाकी अगर मैं देखता हूं तो गुरु और शुक्र, इनकी दशाओं में गुरु और शुक्र की स्थिति, गुरु की बहुत अच्छी स्थिति जाएगी, शुक्र की स्थिति कमजोर है इस कुंडली में, इस वजह से शुक्र की दशा व्यक्ति को कमजोरी में बिताने वाली हो सकती है। आपकी कुंडली में अगर संतान के लिए देखता हूं तो गौर करिएगा, इन्होंने सवाल पूछा है संतान का सुख कैसा है। मैंने एक चार्ट में बना करके बताया था कि किसी भी वर्ग कुंडली में अगर मंगल जिस भाव से केंद्र में होते हैं, वो जिस भाव से केंद्र में होते हैं उस भाव का फल बढ़ा देते हैं। और D7 चार्ट में लग्न में ही मंगल बैठे हैं, यहां पे D7 चार्ट में लग्न में ही मंगल बैठे हैं और वहां ये इस भाव से चतुर्थस्थ है, संतान का सुख है आपकी कुंडली में। अब आप अगर विवाह करना चाहते हो निसंदेह विवाह करिए, आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि चतुर्थ स्थान पे है, गुरु का प्रभाव लग्न वो कितना भी कमजोर होगा फिर भी अच्छा है, पंचम का अधिपति होकर के प्रेम भाव का अधिपति है, लाड का अधिपति है, यश का अधिपति है, कीर्तिमान स्थापित करता है, व्यक्ति आराम से अपना काम कर सकता है। वृषभ राशि का बैठा है, मेहनत जितना करेंगे उतना ही ज्यादा बल बढ़ेगा, आपकी वाणी संतुष्ट है, आपके संबंध किसी के साथ खराब नहीं हो सकते। अलग बात है कि पत्नी थोड़ी कलुषित विचार की हो सकती है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी कुंडली के आधार पर आप धार्मिक हो, न्यायप्रियता के साथ आप धर्म करोगे। अब सार बता देता हूं कुंडली का, आपकी कुंडली के आधार पर आपका लाभ हमेशा आपको मिलता रहेगा। आपकी कुंडली के आधार पर आपका आत्मविश्वास बेहतर है क्योंकि सूर्य उच्च का है, आप इमोशनली बहुत ज्यादा कमजोर हो, इस वजह से लोग आपका लाभ उठा लेते हैं। आपकी कुंडली के आधार पर आप सुंदर हो, आप बेहतर हो, प्रतिष्ठित हो, ज्ञानी हो, संपन्न हो और धार्मिक होने के साथ साथ तीव्र अनुभवों के मालिक हो।
आपकी कुंडली के आधार पर जो चीज मैं देख रहा हूं, इस आधार पर व्यक्ति की वाणी संतुष्ट और व्यक्ति का प्रभाव संतुष्ट करने वाला है, किसी के साथ भी संबंध अच्छे रखने वाला है, धन सही जगहों पे खर्च करने की स्थिति बनती है। आपकी कुंडली के आधार पर जो मैं बात देख रहा हूं, उसके आधार पर व्यक्ति भुजाओं का बलवान और भुजाओं में भरोसा करने वाला, भाइयों के साथ संबंधों में अच्छाई को देखने वाला, भाइयों के साथ संबंधों को अच्छाई के तौर पे पेश करने वाला, चल अचल संपत्ति का निर्माण करने वाला, ये सारी चीजें हैं। इस कुंडली में कमजोरी मंगल का अष्टम में बैठना, इस कुंडली में कमजोरी शुक्र का कमजोर होना, इस कुंडली में कमजोरी सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या दोष छठे भाव में लगाना, वो उस भाव को कमजोर कर रहे हैं, तो व्यक्ति प्रतियोगिता में कई बार हार जाता है, कई बार व्यक्ति को जो है बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस कुंडली में कमजोरी अगर एक तरीके से देखें तो गुरु का राहु से केंद्र में जाना, इस कुंडली की कमजोरी सप्तम भाव बिल्कुल विघ्न और कमजोर बन रहा है, बहुत खराब बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति का दांपत्य कमजोर होता है। इस कुंडली की कमजोरी द्वितीय भाव में शनि का बैठना, हां बोल रहा हूं और सुनना पड़ेगा, द्वितीय भाव में शनि ठीक नहीं होते, द्वितीय भाव में गुरु ठीक नहीं होते। अब आपको कोई अलग बता दे कि बता दे, गारंटी देता हूं, अकेले हो तो कमजोर करते हैं। अलग बात है आपको खुश करने के लिए कुछ भी लोग बोल देंगे, हां आपकी कुंडली में 2022 से ये हो जाएगा, 23 से ये हो जाएगा, 25 से ये हो जाएगा, 27 से ये, अरे बेवकूफ आदमी, कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखने की बात है, जब तक ग्रह की स्थिति को प्रत्येक वर्ग चार्ट में ना देखो तब तक निस्संदेह किसी की बात पे भरोसा ना करो। तो ये आपकी कुंडली है, कुंडली में जो चीजें हैं वो मंगल कमजोर मैंने बताया, शुक्र चंद्रमा का यहां बैठना ये कमजोर, ये सब चीजें यहां सप्तम भाव कमजोरी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर कुछ भी पूछना शेष रहा होगा निस्संदेह मुझे बात करिए और मैं समाधान आपको कुछ बताऊंगा, उसके लिए आप मुझे संपर्क करिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।